नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसे आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम आपको हिंदी विषय की तैयारी करवाते हैं। चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है ना। इस विषय पर हमारी एक वीडियो पहले ही आ चुकी है। यदि आपने वो वीडियो ना देखा हो तो इस वीडियो से पहले उस वीडियो को अवश्य देख ले, ताकि आपको ये सीरियल समझ में आ पाए। चलिए दोस्तों, आज हम उन कवि के बारे में बात करने का यहाँ पे प्रयास करेंगे जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास, जिनका क्या रहा है, सर्वमान्य रहा है, अर्थात जिनका इतिहास आज हम पढ़ते हैं, जिस इतिहास के आधार पर आज हम हिंदी का कालक्रम निर्धारित करते हैं, तो उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इससे पहले दोस्तों हमने आपको जॉर्ज ग्रियर्सन का, गारसादा तासी का, मिश्र बंधु का और अन्य कवि थे ग्रियर्सन का, इनका हमने क्या बताया, आपको इतिहास बताया। ठीक है ना। उनके कितने कवि थे, क्या उनके ग्रंथ में कमियां थी। कमियां सबके ग्रंथ में ये थी कि काल विभाजन सही ढंग से नहीं था, अपने अपनी मर्जी से जब चाहे वहां से मैटर लगा रखा था। परंतु रामचंद्र शुक्ल ने पहली बार क्या प्रयास किया कि अपना जो इतिहास लिखा उन्होंने, उसमें उन्होंने प्रयास किया कि कवियों का क्या हो, कालक्रम के अनुसार विभाजन हो। ठीक है ना। कवियों का और उनकी रचनाओं का क्या हो, एनालिसिस, मूल्यांकन किया जाए। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, इनका बारे में हम पढ़ते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में शुक्ल जी का स्थान सर्वोच्च है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में ये नंबर 1 पे आते हैं। इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है दोस्तों, बहुत जरूरी है, ये आप याद कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास, किसके ग्रंथ का नाम है, शुक्ल जी के ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है ना। इस ग्रंथ में क्या है, इस ग्रंथ में जो मूल जो ये ग्रंथ है, इससे क्या प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, ये मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करूंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिकों पर आपको फोकस करवाने का प्रयास करूंगा। तो यह ग्रंथ मूलतः नागरी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पे आप जरा गौर से ध्यान दीजिएगा। यह ग्रंथ मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा, ठीक है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया हिंदी शब्द सागर की भूमिका। ठीक है ना। उनकी एक कोई जो नागरी प्रचारणी सभा की कोई एक पत्रिका या किताब, पत्रिका ही हम इसको कह सकते हैं, छपती थी, हिंदी शब्द सागर की भूमिका। इस भूमिका के रूप में इन्होंने हिंदी साहित्य का विकास के नाम से इस किताब को छापा था। हिंदी साहित्य के विकास के नाम से 1929 में रामचंद्र शुक्ल जी की हिंदी साहित्य का इतिहास किताब छापी थी। किसने छापी थी? ये नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है एग्जाम में भी, एलटी का पेपर है, लेक्चरर का है, तो उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है ना, कि हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो पुस्तक थी वो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा किस नाम से छापी गई थी? तो वो छापी गई थी हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है ना, हिंदी साहित्य का क्या विकास। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी साहित्य के विकास के नाम से ये पुस्तक छापी थी किसने? नागरी प्रचारणी सभा ने। कब छापी थी? सन 1929 में। ये भी बहुत जरूरी याद रखना है कि हिंदी साहित्य का विकास के नाम से नागरी प्रचारणी सभा द्वारा सन 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक छापी गई थी। आप नोट कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है दोस्तों, कि नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 1929 में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से रामचंद्र जी की पुस्तक छपी थी। ठीक है ना। इसमें कितने कवियों का वर्णन था? इसमें था 1000 कवियों का व लेखकों का जीवन क्या था, परिचय था। ठीक है दोस्तों, बहुत जरूरी है, पूछा भी जा सकता है कि रामचंद्र जी शुक्ल जी की जो पुस्तक थी हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें कितने लेखकों का जीवन परिचय था? तो उसमें था 1000 लेखकों का जीवन परिचय था। वो भी कैसे? काल क्रम के अनुसार। मान लो एक सन 1 में कौन था, सन 2 में कौन था, या 500 ईसा पूर्व कौन थे, 501 ईसा पूर्व कौन थे, इस प्रकार से उन्हें सीरियल से ठीक है ना, काल क्रम के अनुसार लेखकों, इन्होंने 1000 लेखकों का अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या किया था, समावेश किया था। ठीक है ना। अब शुक्ल जी ने यहाँ पे लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। शुक्ल जी ने सेंगर यानी शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, वो मिश्र बंधु का इतिहास जो लिखा हुआ था, जो शुक्ल जी ने सेंगर, ग्रियर्सन, मिश्र बंधु का जो इतिहास था, उसको जो नाम दिया, उसको नाम दिया कवि वृत्त संग्रह। ठीक है ना, कवि वृत्त
संग्रह। ठीक है दोस्तों, बहुत जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं कि शुक्ल जी ने सेंगर, ग्रियर्सन व मिश्र बंधु के इतिहास को जो नाम दिया उसको क्या नाम दिया, कविवृत संग्रह नाम से उन्होंने इसको अभिभूत किया, या कविवृत नाम की, कविवृत संग्रह नाम की उन्होंने उसको क्या दी, संज्ञा दी। किसके इतिहास को, शुक्ल जी ने सेंगर के, ग्रियर्सन के, मिश्र बंधुओं के, ठीक है ना, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु के इतिहास को कविवृत संग्रह नाम दिया। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इससे बनता है, साहित्य इतिहास के 4 खंड बताए इन्होंने, हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा। ठीक है ना, शुक्ल जी का जो काल विभाजन था वो था 4 भागों में। ठीक है दोस्तों, अभी मैं सबका काल विभाजन आपको आगे बता दूंगा, ग्रियर्सन का, सेंगर का, मिश्र बंधु का, पर यहाँ पे शुक्ल जी का मैं इसलिए बताना चाहता हूँ साथ साथ क्योंकि शुक्ल जी का जो काल विभाजन था वो प्रमाणित था और अधिकतर जगह यही पूछा जाता है, और आज भी हम इसी को क्या मानते हैं, मानते सर्वसम्मति से ये क्या किया गया था, अपनाया गया था। ठीक है ना, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के 4 कालखंड बताए, या 4 भागों में हिंदी साहित्य को बांटा। ठीक है ना, सबसे पहले आदिकाल, ठीक है, सबसे पहला काल है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल और चौथा है आधुनिक काल। ठीक है दोस्तों, कई बार कई लेखकों के नाम सेम है, परंतु यहाँ पे हमें समय सीमा को इसको देखना बहुत जरूरी है। शुक्ल जी ने जो आदिकाल का समय बताया वह बताया 1050 से 1350, या 1050 से 1375, सॉरी। ठीक है ना, शुक्ल जी ने जो आदिकाल का समय बताया था, समय टाइम पीरियड बताया था, वो था 1050 से 1375। भक्ति काल का था 1375 से 1700, रीति काल का था 1700 से 1900, और आधुनिक काल का है 1900 से अब तक। ठीक है दोस्तों, 4 भागों में शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा। सबसे पहले आदिकाल 1050 से लेकर 1375, उसके बाद भक्ति काल 1375 से लेकर 1700, उसके बाद रीति काल 1700 से लेकर 1900, और उसके बाद आधुनिक काल 1900 से लेकर अब तक। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला इससे क्वेश्चन बनता है कि शुक्ल जी ने पहली बार लेखकों के साहित्यिक रचनाओं का मूल्यांकन को प्रमुखता दी। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले के जितने भी साहित्य इतिहास लेखन वाले जो लेखक थे, उन्होंने लेखकों का क्या, लेखकों के बारे में लिखा, लेखकों का जन्म परिचय, जन्म वगैरह, इस चीजों पे ज्यादा क्या किया, फोकस किया। परंतु शुक्ल जी ने जो फोकस किया, लेखकों की जो साहित्यिक लेखक जिसके लिए वो प्रसिद्ध हुए थे, जिन रचनाओं के लिए, उन रचनाओं का क्या किया, मूल्यांकन किया, उन मूल्यांकन के आधार पर उनको क्या दी, प्रमुखता दी। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न भी कभी कभी वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, फिर भी मैंने यहाँ पे लिखा है, शुक्ल जी ने पहली बार लेखकों की साहित्यिक रचनाओं के मूल्यांकन को क्या दी, प्रमुखता दी। ठीक है ना, साहित्यिक जो रचनाएं थी उनको क्या दी, प्रमुखता दी। ठीक है दोस्तों, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य के हिंदी साहित्य का इतिहास, इससे ये इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, ये समरी के रूप में मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कई और लेखक हुए जिन्होंने हिंदी साहित्य लिखने का प्रयास किया, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में आपको बताऊंगा। उनमें से है एडविन गिब्स। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि उन्होंने 1917 में अंग्रेजी भाषा में स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। ठीक है ना, एडविन गिब्स, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, एडविन गिब्स ने 1917 में अंग्रेजी भाषा में, किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में 1917 में एडविन गिब्स ने ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, स्केच यानी चित्र, ऑफ यानी का, हिंदी लिटरेचर यानी से हिंदी साहित्य का एक चित्र नाम की क्या लिखी उन्होंने, एक पुस्तक लिखी, पर इसका नाम ये नहीं लिखेंगे, इसका नाम यही बोलेंगे, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ठीक है ना, एडविन गिब्स ने 1917 में अपनी पुस्तक लिखी, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के नाम से हिंदी साहित्य का एक इतिहास लिखा, जो कितने भागों में था, 5 भागों में ये क्या था, विभक्त है। ठीक है दोस्तों, एडविन गिब्स ने 1917 में अंग्रेजी भाषा में स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जो 5 भागों में विभक्त था। ठीक है दोस्तों, अगला जो इंपॉर्टेंट है वह है 1920 में एक और अंग्रेज कवि हुए हैं 1920 में, एफ.ई.के ने 1920 में अंग्रेजी भाषा में लिखा, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री यानी इतिहास, ऑफ माने का हिंदी लिटरेचर यानी से हिंदी साहित्य का इतिहास, अंग्रेजी में सिर्फ ट्रांसफर है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा। किसने लिखा, E.F.K
EFK ने 1920 में अंग्रेजी भाषा में लिखा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है, अंग्रेजी भाषा में लिखा। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर अंग्रेजी भाषा में 1920 में EFK ने लिखा, एक इतिहास ग्रंथ लिखा। ठीक है, बाद इसके बाद एक मुस्लिम कवि हुए हैं जिन्होंने अपने ग्रंथ का नाम रखा था तज़किरा-ए शुअराई हिंदी। ठीक है ना, तज़किरा-ए शुअराई हिंदी, ठीक है ना, नामक ग्रंथ लिखा मौलवी करीमुद्दीन ने। ठीक है दोस्तों, तज़किरा-ए शुअराई हिंदी नामक ग्रंथ लिखा मौलवी करीमुद्दीन द्वारा रचित 1948 में ये ग्रंथ लिखा गया। इसमें कुल 1004 कवि थे, जिसमें से हिंदी के 52 कवि थे। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना कि तज़किरा-ए शुअराई हिंदी, तज़किरा-ए शुअराई हिंदी ये ग्रंथ लिखा मौलवी करीमुद्दीन ने, जो रचा गया था कब, 1948 में, भारत स्वतंत्र होने के 1 साल बाद। किसने लिखा? मौलवी करीमुद्दीन ने तज़किरा-ए शुअराई हिंदी। ठीक है ना, जिसमें 1004 कवि थे, 62 हिंदी के थे। ठीक है ना, और सबसे बड़ी चीज दोस्तों, इस ग्रंथ में पहली बार कालक्रम का ध्यान रखा गया। इस ग्रंथ में क्या रखा गया था? कालक्रम का भी क्या रखा गया था? ध्यान रखा गया था। ठीक है दोस्तों, इस ग्रंथ में कालक्रम का विशेष प्रकार से ध्यान रखा गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कवि थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। द्विवेदी जी का जो विभाजन था, उन्होंने कौन कौन सी पुस्तक, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजों पर हम फोकस करेंगे। चलिए दोस्तों, अगले जो हमारे कवि हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उसमें इनकी क्या भूमिका रही है। ठीक है दोस्तों, तो भूमिका के बारे में जो मैंने आपको बता दिया वो थे रामचंद्र शुक्ल का, जिसके बारे में मैंने डिटेल बता दी। इनके यहाँ पे इन 3 ग्रंथों के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। 3 इतिहास ग्रंथ लिखे किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पहला लिखा हिंदी साहित्य की भूमिका, यानी हिंदी साहित्य की भूमिका, जो ग्रंथ लिखा इन्होंने कब? 1940 में। ठीक है दोस्तों, अगला लिखा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये ग्रंथ लिखा उन्होंने 1952 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रहे, ये बात हो रही है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। जो पहला ग्रंथ था हिंदी साहित्य की भूमिका, ये लिखा 1940 में। दूसरा लिखा हिंदी साहित्य उद्भव और विकास है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये लिखा 1952 में। तीसरा जो ग्रंथ लिखा इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का आदि काल। हिंदी साहित्य का आदिकाल ये था 1952। ठीक है, 2 ग्रंथ इनके 1952 और एक ग्रंथ 1940। कभी कभी हमें बताते हुए कि समय के अनुसार सुलेमित रखिए, समय के अनुसार सुलेमित कीजिए, इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। हिंदी साहित्य की भूमिका, ठीक है ना, भूमिका सबसे पहले है 1940 में, उद्भव और विकास और आदिकाल दोनों कब है? 52 में। ठीक है दोस्तों, अगले जो कवि हैं हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके बारे में भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है ना, तो इनकी पुस्तक का नाम था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो लिखा गया 1938 में। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पुस्तक लिखी गई 1938 में, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक। ठीक है दोस्तों, आलोचनात्मक इतिहास तो सबने लिखा, पर इन्होंने क्या लिखा? आलोचनात्मक इतिहास लिखा। किसने? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो लिखा गया था 1938 में। वर्मा ने अपने ग्रंथ में, अर्थात डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने ग्रंथ में जो था 693 से लेकर 1693 तक का समय ही इंक्लूड किया हुआ है। अर्थात इस ग्रंथ में इन्होंने जो चीजें लिखी हुई है, जिसके बारे में लिखा, वो लिखा है 693 से लेकर और 1693। ठीक है दोस्तों, अर्थात संधिकाल यानी आदिकाल से लेकर और भक्तिकाल तक की समय सीमा को इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है। बहुत जरूरी है, पूछा जा सकता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ में, ठीक है, कब से कब तक का टाइम पीरियड है? तो कब से? 693 से लेकर 1693 में, अर्थात संधिकाल से लेकर भक्तिकाल तक का समय है। ठीक है ना, स्वयंभू को, ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू, आपने कवि का नाम सुना होगा, स्वयंभू को अपभ्रंश का पहला कवि मानते हैं। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, पूछा जाता है स्वयं, ये तो सभी को पता है क्या, कि अपभ्रंश के पहले कवि या अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? स्वयंभू को कहते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि भी किसको कहते हैं? स्वयंभू को कहते हैं। परंतु
किसने इनको अपभ्रंश का सबसे पहले कवि मानते हैं? कौन मानते हैं? तो वो मानते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ठीक है दोस्तों, हिंदी साहित्य इतिहास का ये, और हिंदी साहित्य इतिहास को ये कब से शुरू मानते हैं? 693 ईस्वी से ही ये हिंदी साहित्य के इतिहास को शुरू मानते हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास को ये 693 ईस्वी से ही शुरू मानते हैं। तो चलिए दोस्तों, हाँ एक चीज मैं माफी चाहता हूँ, मैं भूल गया था। जो मैंने मौलवी करीमुद्दीन की रचना की बात करी थी, ये 1848 है। ठीक है दोस्तों, अगर आप वीडियो लास्ट तक नहीं देख पाए होंगे तो शायद आपको गलत फहमी हो जाए, क्योंकि मुझे भी डाउट हो गया था, तो मैंने 19 लिख दिया। तो ये 1848 है। तजा की राही सो अराई हिंदी नामक ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा 1848 में लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद इसमें कुल 1000 कवि थे, 62 हिंदी के कवि थे, और इस ग्रंथ में क्या करा गया था? कालक्रम को ध्यान में रखा गया था। तो ये दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के बारे में बता दिया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में बता दिया, जो मोस्ट कवि थे जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लिखने में अपनी भूमिका दी थी, उनका मैंने यहाँ पे जिक्र कर दिया है। बिल्कुल जितने प्रश्न बन सकते थे उस आधार पर। बाकी अगर आपको जरूरत हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके लिए सिर्फ कवि जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उन कवियों का और उनकी पुस्तक का नाम यहाँ पे लिख करके वीडियो बना करके आप तक पहुँचा दूंगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। जब तक हमारी अगली वीडियो आती है तब तक के लिए नमस्कार।